नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी और 2026 में भारत यूरोप संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का किया ऐलान। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने मुंबई में कला और संस्कृति हस्तियों से मुलाकात कर फ्रांस और सांस्कृतिक सहयोग पर की चर्चा। राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत। तिहाड़ से रिहाई के बाद अभिनेता ने किया समर्थकों का धन्यवाद। संजय राउत ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर कहा, खेल भावना जरूरी लेकिन सट्टेबाजी और आतंकवाद की चिंता बनी हुई। वृंदावन में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ने प्रेमानंद आश्रम में लिया आशीर्वाद। सत्संग में बिताए सादगी भरे पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत फ्रांस संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के यूरोप का प्रमुख गेटवे बताया और 2026 को भारत यूरोप संबंधों का टर्निंग पॉइंट करार दिया। उन्होंने हाल ही में भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत और फ्रांस की साझेदारी बेहद गहरी और प्रबल है। पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स, MSME, स्टूडेंट नेटवर्क, क्रिटिकल मिनरल्स और डिजिटल साइंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजनाओं की घोषणा भी की है। उन्होंने इंडो फ्रेंच सेंटर ऑफ AI और हेल्थ इंडो सेंटर ऑफ डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की लॉन्चिंग भी की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रों का मुंबई में स्वागत करते हुए कहा कि पिछले वर्ष फ्रांस में आयोजित AI एक्शन समिट में हुई इनकी यात्रा के दौरान मार्सिले की यात्रा की थी, जो फ्रांस का सबसे बड़ा पोर्ट और यूरोप का प्रमुख गेटवे है। मार्सिले में पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की बहादुरी की गाथा आज भी याद की जाती है। पीएम मोदी ने कहा कि फ्रांस भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है और दोनों नेताओं ने अपने साझेदारी को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। उन्होंने वैश्विक शांति, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयास और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज परिसर में सहयोग और फ्रांस में स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर खोलने जैसी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि रणनीतिक साझेदारी, इनोवेशन और सहयोग के माध्यम से भारत और फ्रांस की दोस्ती और विश्व में स्थिरता और समृद्धि को मजबूत किया जाएगा। मेरे प्रिय मित्र, प्रेसिडेंट मैक्रों का मुंबई में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले वर्ष उन्होंने मुझे फ्रांस में आयोजित AI एक्शन समिट के लिए बुलाया था। उस समय हमने मार्सेई की यात्रा की, जो फ्रांस का सबसे बड़ा पोर्ट और फ्रांस और पूरे यूरोप का एक प्रमुख गेटवे भी है। मार्सेई वही शहर है जहां से पहले विश्व युद्ध में हमारे भारतीय सैनिक ने यूरोप में अपने कदम रखे। उनकी बहादुरी की गाथा यूरोप के कई भागों में आज भी याद की जाती है और यह वही शहर है जहां स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर ने अंग्रेजों की पकड़ से निकलने के लिए समुद्र में छलांग लगाई थी। उनका यह कदम भारत की आजादी के लिए उनके अटूट संकल्प का प्रतीक था। मुझे पिछले वर्ष मार्सेई में उनको याद करने का और उन्हें नमन करने का अवसर मिला था। भारत और फ्रांस के संबंध बहुत ही विशेष है। फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल पुथल से भरे युग में
यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने मुंबई दौरे के दौरान कला और संस्कृति जगत की कई प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। इस अवसर पर बॉलीवुड अभिनेत्री शबाना आजमी, अभिनेता अनिल कपूर और मनोज बाजपेयी, फिल्म निर्माता जोया अख्तर, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा तथा ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार रिकी केश शामिल रहे। मुलाकात के दौरान भारत फ्रांस सांस्कृतिक सहयोग और रचनात्मक आदान प्रदान पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मुंबई दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। संजय राउत ने इस दौरे और मैक्रों के स्वागत में लगे पोस्टर बैनरों को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। राउत ने कहा कि पहले विदेशी मेहमानों को अहमदाबाद ले जाया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसी विदेशी राष्ट्रपति को मुंबई लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, इसलिए मैक्रो ने खुद मुंबई आने की इच्छा जताई होगी। संजय राउत ने मुंबई में बीजेपी और शिंदे गुट द्वारा लगाए गए स्वागत पोस्टरों और होर्डिंग्स पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि शहर में लगे बैनर देखकर ऐसा लगता है मानो मैक्रो फ्रांस के नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपति हो। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी मेहमानों का स्वागत सरकार की ओर से होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से। राउत ने कहा कि स्वागत पोस्टरों में एकनाथ शिंदे और अमित साटम समेत कई नेताओं की तस्वीरें लगाना प्रोटोकॉल और शिष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने इसे हर मुद्दे का राजनीतिकीकरण बताते हुए कहा कि इस तरह पूरे मुंबई शहर को खराब किया जा रहा है और इस पर खुद मैक्रो भी हैरान होंगे। अध्यक्ष प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन ये भारत के दौरे पर है। मोदी जी के साथ वो मुंबई में आएंगे, मोदी उनको मुंबई घुमाएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया लेके जाएंगे, हाँ, और कुछ करेंगे। पहले जब विदेशी कोई मेहमान आते थे तो अहमदाबाद लेके जाते थे। ये पहली बार देखा मैंने कि विदेशी मेहमान को मोदी जी मुंबई में लेकर आ रहे हैं। मैक्रोन ने कहा होगा मुझे मुंबई देखनी है, अहमदाबाद में क्या है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, तो प्रेसिडेंट ने कहा होगा कि मुझे मुंबई में बैठना है। लेकिन आपने देखा होगा पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट ने ये मैक्रोन के स्वागत के जो पोस्टर और होर्डिंग और बैनर लगाए हैं सब जगह पे, लगता है मैक्रोन फ्रांस का अध्यक्ष नहीं है, भारत का अध्यक्ष है। क्या राजनीति है, ये पागलखाना बन गया है ये लोगों का। किसी भी विषय का राजनीतिकरण करना ये उनसे सीखी है। अब मोदी जी दिखाएंगे मैक्रोन को, देखो मेरे पार्टी ने आपका कैसा स्वागत किया है। विदेशी मेहमान का स्वागत पार्टी नहीं करती, सरकार करती है। लेकिन यहाँ तो एकनाथ शिंदे जी की तस्वीर, फिर अमित साटम की तस्वीर, फिर उसकी तस्वीर, अरे क्या खेल चला है। थोड़ा तो प्रोटोकॉल शिष्टाचार का पालन करो। पूरी मुंबई को खराब कर दिया मैक्रोन के नाम पर। आज मैक्रोन भी हंसेगा आपके ऊपर। ऐसा कोई शहर होता है क्या? हाँ? फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वॉर्टन कर्नाटक के कोलार पहुंची और उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों ने वेमागल में एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया, जिसमें भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी मौजूद थे। बेंगलुरु में दोनों नेताओं 6वें भारत फ्रांस सालाना डिफेंस डायलॉग की संयुक्त अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक में अगले 10 साल के रक्षा सहयोग समझौते और भारत में हैमर मिसाइल के निर्माण के लिए ज्वाइंट वेंचर पर MOU पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना जताई जा रही है। राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। अभिनेता ने कहा कि लीगल जानकारी के लिए उनके वकीलों से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने अपने 30 साल के बॉलीवुड करियर का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा का हर बच्चा और बुजुर्ग उनके साथ था और राजपाल ने पिछले 10 सालों में सभी कोर्ट आदेशों का पालन किया है और सोशल मीडिया पर रहने वाले समर्थकों का भी धन्यवाद दिया। कोई भी लीगल जानकारी लेनी हो तो वो आप हमारे वकील साहब हैं भास्कर उपाध्याय, इनसे पूछ सकते हैं।
बाकी मैं जनरल बात में ये कहना चाहूंगा कि मुझे 30 साल हो जाएंगे 27 में मुंबई में बॉलीवुड में। पूरे देश का दुनिया का बच्चा मेरे साथ रहा, तभी तो मैं 200-250 फिल्में कर पाया। पूरा बॉलीवुड ये किस्सा 2012-13 में शुरू हुआ था। 2026 में मैं 200-250 फिल्में किए हुआ हूँ। भारतीय सिनेमा का बच्चा बूढ़ा नौजवान मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरे साथ था और साथ है। पूरे देश की जनता, बच्चा बूढ़ा नौजवान मेरे साथ था। वो एक जो सच्चाई मेरे ऊपर ये कि मेरा इंटेंशन क्या था, वो सब चीजें, क्योंकि कोर्ट की बात माननीय हाई कोर्ट, जो भी पिछले 10 साल में माननीय हाई कोर्ट ने जहां जहां आदेश दिए हैं मैं हाजिर मिला हूं। आगे भी जहां जहां आदेश होंगे बिल्कुल मैं हाजिर मिलूंगा। और मुझे कानूनी जो है वो जो शब्द होते हैं वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो आप हमारे राजपाल भाई, देश की जनता का पूरा समर्थन मिला आपको, बॉलीवुड मिला, बहुत ट्रेंड हुए सोशल मीडिया पे। समर्थन सबके साथ, सबका समर्थन, बच्चे बूढ़े जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं वो भी मेरे सपोर्टर हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जितने लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे प्यार कर रहे हैं, 55 से लेके 55 तक, मुझे लग रहा है 150 करोड़ लोग हैं। तो 100-150 करोड़ों से 100-150 करोड़ लोगों से हमारा जो है व्यवहार रहा होगा। और बाकी सबके साथ हमारा एंटरटेनमेंट का, ब्लड सर्कुलेशन का रिश्ता है। और मुझे जिस तरीके से पूरे देश दुनिया ने प्यार, मेरे बॉलीवुड ने प्यार दिया, मुझ पे कोई भी अगर आरोप है तो मैं 100% हर जगह, हर चौराहे पे अवेलेबल हूँ हर चीज का। प्लीज रिप्लाई ले। थैंक यू हाई कोर्ट, आपने मुझे सुनने के लिए मौका दिया है। थैंक यू सो मच। बुलेटिन में अगली खबर मुंबई से। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि देश की भावना है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, लेकिन यदि मैच खेला जा रहा है तो मैदान पर खेले और भावना और स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए। शिवसेना बाल साहब ठाकरे के सांसद संजय राउत ने कहा कि एक और पाकिस्तान के साथ मैच खेले जाते हैं, वही व्यवहार में विरोधाभास नजर आता है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान से ज्यादा जय शाह बनाम पाकिस्तान जैसा बना दिया गया है, जहां पैसों का खेल प्रमुख दिखता है। राउत ने आरोप लगाया कि मैच से जुड़ी सट्टेबाजी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान तक पहुंचता है और उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है, तथा दावा किया कि सरकार को भी इस स्थिति की जानकारी देनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ एक तो खेलों में जिस तरह से हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ है, ये देश की भावना है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, फिर भी आप खेल रहे हो। अगर खेल रहे हो तो एक स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए। आप मैदान में दो देश खेल रहे हैं, दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो अगर कोई हारता है कोई जीतता है तो उस हिसाब से आपको वहां बर्ताव करना पड़ेगा। आप पाकिस्तान के साथ खेलेंगे भी, उनसे हाथ भी नहीं मिलाओगे, फिर उसको गले भी मिलाओगे छुप छुप के, ये कौन सा तमाशा है। मैं पहले भी कहा है, भारत पाकिस्तान की मैच नहीं है, जय शाह वर्सेस पाकिस्तान की मैच है, क्योंकि आप पैसों का खेल ज्यादा है। उसमें से इस पैसे का बेटिंग में, गैम्बलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जाता है, बुकी के पास। कोई पैसा टेररिस्ट के पास जाता है, आतंकवादी के पास जाता है, वो आतंकवादी हिंदुस्तान में उस पैसे से घुसकर हमको मार देता है। ये भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री व स्वर्गीय रामविलास पासवान को जिस प्रकार बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों के द्वारा बेचारा शब्द बोलकर संबोधित करना भारी फजीहत पड़ गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वर्गीय रामविलास पासवान के लिए बेचारे शब्द का इस्तेमाल करने के बाद विवाद अब गहराता जा रहा है। राजद बुरी तरह से बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायकों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये दलितों का अपमान है। जब तक राष्ट्रीय जनता दल के लोग माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग विरोध करते रहेंगे। आप सभी बात बोलिए, लेकिन शब्दों का चयन जो है वो सही होना चाहिए। आप किस हिसाब से बेचारा कर रहे हैं? रामविलास पासवान जी को पहले वो अच्छा से जानते हैं। पासवान कहने से हो जाएगा क्या? सिर्फ अपने आप को पासवान बताने से हो जाएगा क्या? रामविलास पासवान जी के ऊपर में आप बेचारा शब्द कैसे आप बोल सकते हैं? जो
आज जितना इनका राजनीतिक करियर है उससे कई गुना उनका राजनीतिक करियर है। वो छह प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, कई मंत्रालयों का काम संभाल चुके हैं, कई मंत्रालयों में उन्होंने काम किया है। आज तक उन पे कोई एक आरोप तक नहीं लगा सकता है। सरदार रामविलास पासवान जी उस शख्स का नाम है जो पद्म भूषण में है, और उनके ऊपर आज तक किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद या कोई भी नेता ने आज तक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। उसके विषय में आप बेचारा सब कैसे बोल सकते हैं? और मुझे लगता है कि कहीं भी इसको जातिगत बात उनको नहीं बोलना चाहिए, तो और गलत वो बोल रहे हैं। कभी भी आदमी को चीजों की बात करनी चाहिए, मर्यादाओं की बात करनी चाहिए, ना कि जाति की बात करनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल की शुरू से ही संस्कृति रही है दलितों का अपमान करना। जिस नेता ने कई प्रधानमंत्री के साथ काम किया, उनको बेचारे शब्द से संबोधित करना ये कहां तक उचित है? और देखिए, स्वाभाविक है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सिर्फ महादलित समाज के ही नहीं, पूरे देश के एक बड़े नेता के रूप में और समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए उन्होंने अब जीवन पर्यंत काम किया है। और उसके बारे में जो पिछड़ों का दम भरती है, राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य अगर इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। वो एक परिवार से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग कहीं न कहीं अवांछनीय है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं जदयू विधायक चेतन आनंद की माने तो चेतन आनंद ने कहा कि ये दलितों का अपमान है और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे शब्दों का प्रयोग जो है किसी भी नेता के लिए तो खास तौर पे नहीं करना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कहीं ना कहीं उनके लोगों के साथ जो है एक तरीके से उनके स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचाने वाली बात हो जाती है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र की ओर से सफाई दे दी गई है और कह दिया गया है कि जब रामविलास पासवान जी के पास एक विधायक था तब उनको लालू जी ने राज्यसभा भेजा था। आज जो देश की स्थिति है और बिहार की स्थिति है, उसको देखते हुए बेचारे शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि आज बेचारा रामविलास पासवान होते तो ये नौबत नहीं आती। जो कल तक रामविलास पासवान जी का मूर्ति को तोड़ने वाला माफी मंगवाएगा। रामविलास पासवान जी वो एक विधायक नहीं था तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने उनको राज्यसभा में भेजा था गरीबों का आवाज उठाने के लिए। अगर कोई मामला होता है, आज गांधी जी नहीं है हमारे बीच, महात्मा गांधी, देश की आजादी में अहम भूमिका उनकी रही है। अगर आज कोई कहता है कि बेचारे गांधी जी रहते तो ऐसे नहीं होता, वैसे तो बेचारा शब्द एक बोलने का तरीका है और क्या। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य की ओर से जो बेचारा शब्द किया गया, बोला गया, उसके बाद जो है पूरी तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर जो है गहमागहमी देखने को मिला, जहां सत्ता पक्ष के जो तमाम जो विधायक हैं कह रहे हैं कि दलितों का अपमान है। वही दूसरी तरफ जो है राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अगर दलितों का अपमान है तो उनके अम्बेडकर जी की दूसरी उपाधि जो कहा जाता है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की, तो उनकी प्रतिमा को क्यों 12 जनपद जो उनके आवास था वहाँ से सीधे सड़क पर फेंक दिया गया था। कैमरा पर्सन विकास चंद, विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर पटना से। आरजेडी ने पटना के बापू सभागार में कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया। सभी आरजेडी के विधायक और सांसद इस अवसर पर मौजूद रहे। तेजस्वी यादव को सम्मानित भी किया गया और उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने पर आह्वान किया। वहीं इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया और राज्य की स्थिति बदतर हो गई है। सरकार बनी 18 महीने, 2022 में सरकार बनी 17 महीने, दोनों बार हम लोगों को जो है धोखा खाना पड़ा। चाचा जी पलटते रहे, इधर पलट गए उधर पलट गए। पूरा देश दुनिया जानता है पलटू राम जी के नाम से उनको लोग। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि बिहार को एक अछूत मुख्यमंत्री मिला है, एक कठपुतली मुख्यमंत्री मिला है। जहां बिहार सरकार में जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी जा रही है,
वहां चंद भ्रष्टाचारी अधिकारी बिहार को चलाने का काम कर रहे हैं। ये सच्चाई है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।